Greetings 12th class political science students, welcome back to our channel. Today we are going to do the left part of exercise of the chapter Politics of Land Development. In last class basically we have discussed 6 question of this chapter, right? And today we are going to start from 7th question. I hope last part of this chapter exercise was completely clear to all of you. So let us start today's class. Question number 7, it is asking from you, what was the Green Revolution? Green Revolution क्या थी? Mention 2 positive and 2 negative consequences of the Green Revolution. आपको बताने हैं 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब रिजल्ट्स क्या निकले ग्रीन रेवोल्यूशन के, राइट? क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. पहले बताना ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके बाद बताने पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, राइट? सो इंडिया वाज फेसिंग, अब देखो क्यों हम लोगों को ग्रीन रेवोल्यूशन लाने की जरूरत पड़ी थी. नाउ रिकॉल द चैप्टर. हमने क्या पढ़ा था कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस वी वर हैविंग 2 वॉर्स, वन विद चाइना, वन विद पाकिस्तान, है ना. इन 1962 वी वर हैविंग अ फाइट, वी वर हैविंग अ वॉर विद चाइना, and in 1965 we were having a war with Pakistan. Already we have also seen the partition in our country. तो इन सारी चीजों ने क्या कर दिया, हमारी कंट्री में प्रॉब्लम्स इंक्रीज कर दी. और जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हम लोगों ने फेस की, दैट वाज द एक्यूट फूड शॉर्टेज, एक्यूट फूड क्राइसिस. अब क्या हुआ कि अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो उस पॉपुलेशन की डिमांड्स को फुलफिल करना है, स्पेसिफिकली ग्रेन्स के रिगार्डिंग. तो हमें क्या करना था, उस फूड शॉर्टेज को कहीं ना कहीं टुक ओवर करना था, कंट्रोल करना था, ओवरकम करना था. इसीलिए अब हम लोगों ने क्या किया, उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस करवाई, राइट? 1967 दैट वाज द ईयर जिसमें हमने ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट की थी. ओके, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में ग्रीन रेवोल्यूशन क्या थी. इंडिया वाज फेसिंग एन एक्यूट फूड क्राइसिस ड्यूरिंग द 1960s. It has to take help from the USA for import of food items. मतलब इतनी फूड शॉर्टेज थी हमारी कंट्री में कि हमें यूएसए से ग्रेन्स मंगवाने पड़ रहे थे. Seeing the situation, the government of India decided to achieve self-sufficiency in the food production. और ये जब सारी सिचुएशन हम लोगों ने देखी तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या सोचा, हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कि हम एटलीस्ट ग्रेन के एरिया में हम सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे, राइट? तो अब इसमें देखो बेसिकली क्या क्या किया गया. The government of India adopted new policies for increasing the magnitude of food production in India. तो इंडिया ने क्या किया, ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट की ताकि हम क्या कर सके, फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके कंट्री में. उसके अलावा गवर्नमेंट गेव मोर रिसोर्सेज टू दी ऑलरेडी डेवलप्ड एरियाज विच वर सुटेबल इरिगेशन फैसिलिटीज एंड वेयर फार्मर्स वर वेल ऑफ. अब देखो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक तो देखो आप कंप्लीटली नई चीज पर इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना, तो उसके बजाय ना ये अच्छा सोल्यूशन होता है कि जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ है जिसके पास, आप उस पर अगर इन्वेस्ट करते हो तो दैट कैन गिव यू बेटर रिजल्ट्स. इसीलिए हमारी कंट्री में क्या किया, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो डेवलप्ड एरियाज थे जहां पर पीपल ऑलरेडी एग्रीकल्चर कर रहे थे, तो वहां पर क्या करना शुरू कर दिया, उनको इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवानी शुरू कर दी जहां फार्मर ऑलरेडी अच्छी पोजीशन में थे. तो इसीलिए क्या हुआ, द आर्ग्यूमेंट वाज गिवन दैट दीज फार्मर्स हु हैड एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज कैन हेल्प इन द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन. और क्या हुआ कि आर्ग्यूमेंट क्या दिया गया इसके लिए कि जो ऑलरेडी प्रोस्पिरियस फार्मर्स है ना, अगर हम उन पे वर्क करेंगे तो क्या होगा, उनके पास, बिकॉज दे आर हैविंग ऑलरेडी कैपेबल, राइट, दे आर हैविंग ऑलरेडी कैपेबिलिटीज, तो अगर आप उन पर इन्वेस्ट करोगे तो वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे. ओके, गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हाई यील्डिंग HYV सीड्स, आप लोगों ने सुना होगा, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स. तो अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट्स को ने क्या प्रोवाइड करवाए, लोगों को अच्छी क्वालिटी के सीड्स प्रोवाइड करवाए, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करवाए, पेस्टिसाइड्स प्रोवाइड करवाए और बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई. ताकि क्या हो, और वो भी कैसे करवाई, सब्सिडाइज्ड रेट्स पर. मतलब HYV सीड्स प्रोवाइड करवाए फार्मर्स को ताकि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन हो. फर्टिलाइजर्स क्यों, क्योंकि फर्टिलाइजर्स क्या थे, क्योंकि देखो हमने क्या पढ़ा था कि हमने फर्स्टली क्या किया था, हमने हमारी जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन था ना उसको समझा था, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न कैसा था. तो अब जिस पर्टिकुलर सोइल में जिस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होगी वही अब हम क्या करेंगे, उसको प्रोवाइड करवाएंगे.
तो हमने फार्मर्स को क्या प्रोवाइड करवाया, HYV सीड्स प्रोवाइड करवाए, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करवाए, पेस्टिसाइड्स मतलब जो एक्स्ट्रा कुछ चीजें ग्रो हो जाती है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, ओके, एंड बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज एट सब्सिडाइज्ड रेट्स, और हमने अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराई, और वो भी सब कुछ किस पे, एक सब्सिडाइज्ड रेट्स पे, राइट। अब देखो इसके मेरिट्स क्या निकले, ये चीजें आपको समझ आ गई, ये थे आपका ग्रीन रेवोल्यूशन। अब इसकी मेरिट्स क्या निकली, गवर्नमेंट गिव द गारंटी टू द फार्मर्स टू बाय देयर प्रोड्यूस एट अ फिक्स प्राइस। अब देखो मान लिया फार्मर्स ने प्रोड्यूस कर लिया कुछ और एक्स्ट्रा क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर लिया, और अब सोचो उनके प्रोडक्शन को कोई खरीद ही नहीं रहा है, कोई परचेज ही नहीं कर रहा है, तो अब गवर्नमेंट ने क्या बोला, अब गवर्नमेंट ने उनको यही बोला कि आपके प्रोडक्शन को ना हम एक फिक्स प्राइस पर परचेज करेंगे, एंड दिस लेड टू द इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड द बिगिनिंग ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। इससे क्या हो गया, प्रोडक्शन का इंक्रीज हुआ, और यही स्टार्टिंग थी हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन की। इसके अलावा क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन लेड टू अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट, और जो सबसे ज्यादा एरिया, जो सबसे ज्यादा हमने बेनिफिट गेन किया, दैट वाज द एरिया ऑफ व्हीट, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। तो ये तो हो गई इसकी दो मेरिट्स, एडवांटेजेस। अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी थी, राइट। तो डिसएडवांटेजेस क्या थी, ग्रीन रेवोल्यूशन प्रूव टू बी बेनिफिशियल फॉर द रिच एंड लैंड ओनर्स फार्मर्स। हमने देखो क्या स्टेटमेंट दी थी, क्या आर्ग्यूमेंट दिया था कि जो ऑलरेडी प्रोस्पीरियस हैं, जो ऑलरेडी कैपेबल हैं, उनके ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि वो क्या करेंगे, दे विल बी गिविंग मोर प्रोडक्शन टू द कंट्री। तो यहां हमने क्या किया, सिर्फ रिच लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करवाया, बड़े बड़े लैंड ओनर्स को बेनिफिट मिला। इट डिड नॉट इंप्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द नॉर्मल पीजेंट्स। जो नॉर्मल पीजेंट्स थे उनकी कंडीशन तो इंप्रूव हुई ही नहीं, वो तो एज इट इज रह गई। Along with that, it led to the creation of a new middle class of farmers whose influence increased significantly in politics in coming times. और इसके अलावा क्या किया कि एक नई मिडिल क्लास एमर्ज हो गई फार्मर्स की, और जिसकी वजह से क्या हुआ, उनका इन्फ्लुएंस आने वाले टाइम में पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, एक नई मिडिल क्लास का। डन। Some I think now the merits and demerits of green revolution are clear to all of you. So now let us move on 8th question. State the main arguments in the debate that ensured between industrialization and agricultural development at the time of second 5-year plan. अब देखो क्या है, आपको क्या करने हैं, स्टेट द, आपको आर्ग्यूमेंट्स देने हैं कौन सी डिबेट के रिगार्डिंग, दैट एंश्योर्ड बिटवीन द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कि उसके बीच में जो डिबेट थी, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन का ज्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए। सेकंड 5-year प्लान्स के टाइम पे आपको उस चीज को एक्सप्लेन करना है, राइट। तो देखो यहां पे क्या था, द सेकंड 5-year प्लान लेट एम्फसाइज्ड ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन which raised some key issues and points particularly with regards to industry versus agriculture development. अब देखो जब हमने फर्स्ट 5-year प्लान इंट्रोड्यूस करवाया तो हमने क्या स्टडी किया था कि फर्स्ट 5-year प्लान में जो बेसिकली हमारा फोकस्ड एरिया था वो था हमारी कंट्री की एग्रीकल्चर, है ना, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, जैसे हम लोगों ने डैम कंस्ट्रक्ट करवा दिए, है ना, भाखड़ा नांगल डैम हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहां पे हमने क्या किया, सेकंड वाले में हमने ज्यादा फोकस कहां किया, इंडस्ट्रीज के ऊपर, और इसकी वजह से क्या हुआ, इसने कुछ की इश्यू रेज किए, और किसके रिगार्डिंग, जब हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हम शिफ्ट हुए तो क्या हुआ, एक ऐसा सिस्टम की इंडस्ट्री वर्सेस एग्रीकल्चर क्या होना चाहिए, एक इश्यू जनरेट हो गया कि विच शुड बी फर्स्ट, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, राइट। अब देखो मैनी इकोनॉमिस्ट फेल्ट दैट सेकंड 5-year प्लान lacked agrarian strategy as it had laid emphasis on industries and that would affect the countryside, rural development and the progress. अब देखो कुछ लोगों के दिमाग में क्या था, कुछ लोगों के माइंड में ये चल रहा था कि जो सेकंड 5-year प्लान है ना, वी आर डूइंग अ मिस्टेक इन दैट एंड वेयर वी आर रॉन्ग, कि हमारी स्ट्रैटेजी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हम इंडस्ट्रीज पर फोकस कर रहे हैं। अगर हम इंडस्ट्री पे फोकस करेंगे लेकिन हमारी कंट्री का बेस तो क्या है, एग्रीकल्चर है, क्योंकि मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द कंट्री उस टाइम तक हमारा एग्रीकल्चर ही थी। आज भी नो डाउट एग्रीकल्चर बहुत सारे लोगों का ऑक्यूपेशन है। तो अगर हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज पर अगर फोकस करेंगे तो क्या होगा, इसकी वजह से रूरल डेवलपमेंट और रूरल प्रोग्रेस अफेक्ट हो जाएगी नेगेटिव वे में, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ज्यादा फोकस हो जाएगा, राइट। उसके अलावा गांधीयन इकोनॉमिस्ट सच एज जेसी कुमारप्पा कॉल्ड फॉर एन अल्टरनेटिव प्लान दैट वुड फोकस ऑन रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन करो, बट वो इंडस्ट्रियलाइजेशन होना कैसे चाहिए। हमारी कंट्री में हमने क्या पढ़ा था, दैट वाज अर्बन बायस्ड,
मतलब सिटीज में ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा था इंडस्ट्रीज का। लेकिन गांधी जी क्या चाह रहे थे? गांधी जी का बेसिकली हमेशा आइडिया था कि डेवलपमेंट हमेशा गांव से होना चाहिए, मतलब ग्रास रूट लेवल से होना चाहिए। इसीलिए जो उनके जो फिलोसोफर थे, इकोनॉमिस्ट थे हमारी कंट्री के, जैसे कुमारप्पा, उन्होंने क्या आर्गुमेंट दिया कि हमें एक अल्टरनेटिव फाइंड आउट करना चाहिए। भले ही आप एग्रीकल्चर की बजाय इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ज्यादा करो, बट उसका एक अल्टरनेटिव होना चाहिए। और अल्टरनेटिव कैसे? कि हम फोकस करें रूरल इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग। मतलब आप सिर्फ अर्बन इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करो, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है तो स्मॉल इंडस्ट्री लगाओ, कॉटेज इंडस्ट्री लगाओ, है ना, एमएसएमई, मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस आप लगाओ। इससे क्या होगा कि डेवलपमेंट होगा तो इवन डेवलपमेंट होगा, ऐसा नहीं होगा कि सिटीज का डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है। गॉट इट? उसके अलावा चरण सिंह, फाउंडर ऑफ द भारतीय लोकदल। अब देखो हमने पढ़ा था ना चरण सिंह फार्मर लास्ट वाली एक्सरसाइज में, है ना। ही वांटेड एग्रीकल्चर टू बी केप्ट इन कंट्रोल इन द गवर्नमेंट प्लानिंग। उनका क्या आइडिया था कि एग्रीकल्चर किसके कंट्रोल में होनी चाहिए? हमारी गवर्नमेंट की प्लानिंग के कंट्रोल में। और उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट दिया? ही आर्ग्यूड इन द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स एंड रूरल पॉपुलेशन हुज इंटरेस्ट वर ओवरलुक्ड बाय द सेकंड 5 ईयर प्लान। और उन्होंने किसके इंटरेस्ट को प्रेजेंट किया? उन्होंने फार्मर्स और रूरल पॉपुलेशन के इंटरेस्ट को प्रेजेंट किया, जिनके इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं क्या कर दिया गया था? ओवरलुक कर दिया इन सेकंड 5 ईयर प्लान, जब हमने ज्यादा एम्फेसाइज किस पर किया? इंडस्ट्रियलाइजेशन पे किया। डन? क्लियर टू ऑल? अब देखो इसके अलावा क्या था? However, the planners justify their strategy of development and instead argued. अब देखो हमने कुछ लोगों की तो प्रॉब्लम सुन ली कि भाई सेकंड 5 ईयर प्लान हम लोगों ने उसमें जब ज्यादा फोकस किया इंडस्ट्री पे, तो ये क्या होगा? एक पार्शियल डेवलपमेंट होगा, नॉट कंप्लीट डेवलपमेंट। लेकिन अब जो लोग बोल रहे थे कि इंडस्ट्री का डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको यही तो डिबेट पढ़नी है ना, ये डिबेट बतानी है आपको, इंडस्ट्री वर्सेस एग्रीकल्चर। तो अब जो लोग इंडस्ट्री पे फोकस कर रहे हैं उनके क्या आर्ग्यूमेंट्स थे? उन्होंने क्या बोला? Until the country focuses on industrialization, the economy will never be able to come out from the cycle of poverty and unemployment. क्योंकि देखो जब इंडस्ट्री लगेंगी, तो मैंने आपको चैप्टर में भी एग्जांपल दिया था कि बहुत सारे एरियाज में डेवलपमेंट होता है, राइट? ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शनल वर्क, है ना, इलेक्ट्रिसिटी, और ये सारी चीजें, और बहुत सारे लोगों को उसकी वजह से ऑक्यूपेशन मिलता है। तो जो इंडस्ट्रीज पर फोकस कर रहे थे उनका क्या मानना था कि जब तक हम इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करेंगे तब तक हमारी कंट्री कभी भी पॉवर्टी के साइकिल से बाहर नहीं आएगी। उसके अलावा उनका और क्या स्टेटमेंट थी? द प्लानर आर्ग्यूड दैट द अग्रेरियन सेक्टर हैज बीन लुक्ड इन फर्स्ट 5 ईयर प्लान। A series of land reforms, distribution of resources, community development projects, and investment in irrigation project has been made. These programs rather require political will and appropriate implementation. मतलब उनका मानना क्या था कि ये सारी चीजें तो भाई ऑलरेडी हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान में दे चुके हैं, राइट? हम क्या कर चुके हैं? एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग सारे रिफॉर्म्स कर चुके हैं, हम रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, हम लैंड की प्रोडक्टिविटी देख चुके हैं, सोइल की प्रोडक्टिविटी हम चेक कर चुके हैं। तो वो सारी चीजें तो ऑलरेडी वी हैव डन ना। नाउ वी शुड ट्राई समथिंग न्यू। जो आपने ऑलरेडी कर दिया, अब उस पे तो क्या करना है? जस्ट उसके ऊपर प्रॉपरली इंप्लीमेंटेशन करवाना है, दैट्स इट। क्योंकि ऑलरेडी ये चीजें हमारे फोकस्ड एरिया में पहले से ही हैं, राइट? अब उन्होंने और क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए? दे आर्ग्यूड दैट इंडिया इज एंडोर्ड विद रिच नेचुरल ह्यूमन रिसोर्स दैट नीड टू बी टैप्ड बाय ब्रिंगिंग अबाउट द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। मतलब हमारी कंट्री में ह्यूमन रिसोर्स तो बहुत ज्यादा है, लेकिन देखो लैंड तो फिक्स है ना, लैंड फिक्स है। तो ऐसे में हमें क्या करना है? उस अपनी पॉपुलेशन को मोल्ड कर सकते हैं, है ना, क्योंकि इंडस्ट्रीज में बहुत सारे पीपल की रिक्वायरमेंट है, हमारे पास एक्सेस क्वांटिटी में पॉपुलेशन है। तो हम क्या कर सकते हैं? अपने ह्यूमन रिसोर्स को यूज कर सकते हैं इन द नीड ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। समझ आया? उसके अलावा क्या हो सकता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन विल रिड्यूस प्रेशर ऑन लैंड, create employment opportunities for people and shift surplus population to industries. और उन्होंने क्या बोला कि देखो इसका बेनिफिट क्या होने वाला है हमें? इसका बेनिफिट ये होगा कि जब आप मान लो इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हो, तो इसका एक तो बेनिफिट ये होगा कि हमारी जो लैंड पर एक्सेस प्रेशर है ना, वो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होंगी, और उसके अलावा क्या होगा? शिफ्ट सरप्लस पॉपुलेशन टू इंडस्ट्रीज। और हम क्या कर सकते हैं? जो हमारी ज्यादा पॉपुलेशन हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं इंडस्ट्रीज की तरफ, सो दैट विल बी इजी फॉर द कंट्री। पॉपुलेशन विल ऑल्सो बी मैनेज्ड एंड जीडीपी विल ऑल्सो बी ग्रोइंग, राइट?
उसके अलावा और क्या होगा, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज असेंशियल फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट। और इसके अलावा जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो जरूरी है, क्योंकि देखो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज भी तो होंगी ना जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजों का प्रोड्यूस करेंगी। मान लो फर्टिलाइजर बनाने की इंडस्ट्रीज ही है, पेस्टिसाइड्स बनाने की इंडस्ट्री है, राइट। तो ये इंडस्ट्री कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में भी तो हेल्प करेंगी। तो ऐसा नहीं है कि जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करोगे तो इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। सम इंडस्ट्रियलिस्ट हैव गिवन द आइडिया कि हम इंडस्ट्रीज को यूज कर सकते हैं अपनी एग्रीकल्चर के एडवांसमेंट और डेवलपमेंट के लिए, राइट। उसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन विल इंश्योर मॉडर्नाइजेशन, encourage material growth, prosperity and further innovation and contribute in the country's GDP। मतलब फाइनली आप क्या करोगे, विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वी विल बी मॉडर्न, राइट। मटेरियल ग्रोथ होगी, मतलब क्या होगा, जब इंडस्ट्री लगेंगी तो फॉरेन कंपनी से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, फॉरेन मनी आएगी, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, और फॉरेन मनी आएगी तो प्रोस्पेरिटी भी आएगी। और इसके अलावा इनोवेशन करेंगे, हम कुछ ना कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करेंगे हर बार। और ये सारे फैक्टर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, हमारी कंट्री की जीडीपी की ग्रोथ के लिए। समझ आया, मतलब दोनों स्टेटमेंट दोनों कहीं ना कहीं अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। तो आप क्या कंसिडर कर सकते हो, दैट यस एग्रीकल्चर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब तक आप सिर्फ मान लिया हम सिर्फ ये बोलते कि हमें तो चेंज चाहिए ही नहीं, हम सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहेंगे, तो इतनी सारी पॉपुलेशन है, वो इतनी सारी पॉपुलेशन को अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहां से प्रोवाइड करवाएंगे, राइट। लेकिन अगर हम एक्सेस इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो लैंड पर भी नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा, क्योंकि जहां एग्रीकल्चरेबल लैंड है वहां हमने इंडस्ट्रीज खड़ी कर दी। तो एक्चुअल में अगर आप कंक्लूड करोगे तो देयर शुड बी अ बैलेंस, कि इंडस्ट्रीज भी हो सो दैट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैन बी क्रिएटेड, कैन बी जनरेटेड। बट हमें क्या है, हमें कंप्लीटली नेग्लेक्ट नहीं करना हमारी एग्रीकल्चर को। डन, क्लियर टू ऑल। अब उसके अलावा इंडियन पॉलिसी मेकर्स मेड अ मिस्टेक बाय एम्फसाइजिंग द रोल ऑफ स्टेट इन इकोनॉमी। India could have developed much better if private sector was allowed a free play right from the beginning. Give arguments for or against this proposition. आपको बताना है कि जो हमारा स्टेट का इंटरफेरेंस होता है, स्टेट का रोल है इकोनॉमी में, क्या उसने हमारी कंट्री को नेगेटिव इंपैक्ट किया है, नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस किया है। और क्वेश्चन क्या है कि अगर प्राइवेटाइजेशन ज्यादा होता स्टार्टिंग से ही, तो क्या हमारा डेवलपमेंट ज्यादा हो गया होता। आपको या तो इस स्टेटमेंट के फेवर में आपके आर्गुमेंट्स देने हैं या फिर इसके अगेंस्ट में। देखो ये अब देखो, अगर हम शुरू से इंडस्ट्रियलाइजेशन कर देते, प्राइवेटाइजेशन कर देते, तो कहीं ना कहीं आज जो हमारी पोजीशन है ना वो नहीं होनी थी, राइट। क्योंकि जिस टाइम पे हम ग्रो कर रहे हैं, हमारा बिल्कुल इनिशियल फेज है कंट्री की ग्रोथ का, उस टाइम पे अगर प्राइवेटाइजेशन होता तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग सोसाइटी से एक्सक्लूड हो जाते। उसके लिए जरूरी था स्टेट का इंटरफेरेंस, right? So the view that India could have developed much better if private sector was allowed to a free play from the beginning is not correct. मतलब ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, right? The role of the state in the economy was necessary to protect domestic industries. Hence it imposed substantial tariffs on import. अब देखो हमारी स्टेट में इकोनॉमी क्या थी, नेसेसरी थी, है ना। द रोल ऑफ स्टेट इन द इकोनॉमी, मतलब रोल का जो स्टेट का रोल है वो जरूरी था। अब यहां पर आपसे क्वेश्चन यही था कि स्टेट के रोल को मतलब नेग्लेक्ट कर देना चाहिए, क्यों जरूरी था। देखो जैसे हमने पढ़ा था ना कि हमने इंपोर्टेड चीजों पर टैरिफ्स लगा दिए थे, बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा दिए थे, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर टैक्सेस इंपोर्टेड चीज पर लगेंगे तो लोग हमारी प्रोड्यूस चीजें ही यूज करेंगे, स्वदेशी, है ना, सेल्फ मेड थिंग्स। So such protected environment help both public and private sector। और इसका एडवांटेज हमें कैसे मिला कि हमारी कंट्री में प्राइवेटाइजेशन भी मतलब फलता फूलता चला गया, और गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज भी मतलब पब्लिक इंडस्ट्रीज भी। A bulk of industries like electricity, railways, steel, machinery and communication could be developed in the public sector। अब देखो ये बेसिक नीड्स है हमारी, जैसे रेलवे हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, कुछ मशीनरीज हो गई, कम्युनिकेशन हो गई। तो अगर हमने सारी चीजों को प्राइवेटाइज कर दिया होता, अगर हमने सारी चीजों में स्टेट के इंटरफेरेंस को बंद कर दिया होता, तो शायद इतना इफेक्टिवली हमारी पॉलिसीज फ्रेम ही नहीं हो पानी थी, राइट। द स्टेट इंटरवेंशन हेल्प टू अटेन टेक्निकल कैपेबिलिटी विद इन द कंट्री। इसलिए स्टेट का इंटरवेंशन जरूरी था। क्यों जरूरी था, ताकि हमारी कंट्री की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाए, हम उसको अटेन कर पाए।
Okay, the state intervention was also necessary to prevent resources and wealth from getting concentrated in few hands. और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो हम लोगों ने स्टेट के इंटरवेंशन को एक्सेप्ट किया, वो क्यों थी? क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि अगर स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा फिर तो माइट इज राइट होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ज्यादा पावरफुल वो कंट्रोल करेगा। अगर ऐसा होता फिर हमारी कंट्री के रिसोर्सेज कंसंट्रेट हो जाते, सेंट्रलाइज्ड हो जाते सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में, और वो हमारे कंट्री के लीडर्स नहीं चाहते थे। And that's why we have adopted that method that yes, state should interfere and the intervention of state is required and necessary, and that has resulted in the positive manner as well. Right? Hope ninth question is completely clear to all of you. Now we are on the last question. अब आपसे पूछा गया read the given passage carefully and answer the questions that follow. अब देखो क्या है, आपको एक स्टेटमेंट पैसेज की फॉर्म में गिवन है, वो पढ़नी है। अब इसमें देखो क्या लिखा है, इन द अर्ली ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, स्टार्टिंग के जब हमारे इंडिपेंडेंस के ईयर थे, टू कॉन्ट्राडिक्टरी टेंडेंसीज वर ऑलरेडी वेल एडवांस्ड इनसाइड द कांग्रेस पार्टी। अब दो टेंडेंसी थी जो कॉन्ट्राडिक्टरी थी, ऑपोजिट थी, वो वेल एडवांस थी कांग्रेस पार्टी के अंदर। ऑन द अदर हैंड द नेशनल पार्टी एग्जीक्यूटिव एंडोर्स सोशलिस्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट ओनरशिप, regulation and control key sector of the economy in order to improve productivity and at the same time curb economic concentration. एक तो मतलब क्या है, एक मतलब दो व्यूज कौन से थे जो हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट। यानी एक जो की सेक्टर है वो क्या चाह रहा था, एक पार्ट है, एक हैंड क्या चाह रहा था कि स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए, मतलब स्टेट ऑनरशिप होना चाहिए, स्टेट की रेगुलेशन होनी चाहिए, स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए सारे के सारे की सेक्टर्स पे, ताकि क्या हो सके, इकोनॉमिक कंसंट्रेशन, मतलब ये सारी चीजें हो सके, मतलब इकोनॉमिक कंसंट्रेशन को हम स्टॉप कर सकें। क्योंकि इकोनॉमिक कंसंट्रेशन अगर एक हाथ में हुआ तो वो क्रिएट करेगा प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स। अब दूसरा व्यू क्या था कांग्रेस के अंदर ही, गवर्नमेंट परशुड लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इंसेंटिव्स टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट that was justified in terms of the sole criterion of achieving maximum increase in the production. Right? अब ये फ्रैंकलिन की ये आपको जो स्टेटमेंट है, फ्रैंकल उनकी स्टेटमेंट आपको गिवन है, फ्रैंकल उन्होंने क्या बोला है कि एक स्टेटमेंट, एक पार्ट ऐसा है जो कांग्रेस का जो चाह रहे कि भाई लिबरल हो जाओ, इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसी बनाओ जहां पे प्राइवेटाइजेशन भर भर के आए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो। ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन मैक्सिमम लेवल तक इंक्रीज होगा। राइट? तो मतलब दो व्यूज है सेपरेट। एक कांग्रेस का पार्ट चाह रहा है कि स्टेट का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, सेकंड चाह रहा है कि स्टेट का इंटरफेयर बहुत ज्यादा होना चाहिए। राइट? तो अब इसके बिहाफ पे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, व्हाट इज द कॉन्ट्राडिक्शन दैट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट, व्हाट वुड बी पॉलिटिकल इंप्लीकेशन ऑफ अ कॉन्ट्राडिक्शन लाइक दिस। कौन से कॉन्ट्राडिक्शन की बात हो रही है जिसके बारे में ऑथर ने बात की है और इसके क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। राइट? तो देखो ऑथर ने जिसके बारे में बात की है वो हमने पढ़ा ना, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट मॉडल। राइट? ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्वेश्चंस, है ना। तो ऑथर इज टॉकिंग अबाउट द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द कांग्रेस लीडर टू चूज कैपिटल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट और सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। इसी के रिगार्डिंग प्रॉब्लम चल रही है कि सोशलिस्ट अडॉप्ट करें, कैपिटलिस्ट अडॉप्ट करें। और इसने क्या किया, दिस लेड टू द क्रिएशन ऑफ टू विंग्स। ये टू विंग्स बन गए आपके, कौन कौन से, राइट विंग सपोर्टेड द कैपिटलिस्ट मॉडल एंड लेफ्ट विंग सपोर्टेड द सोशलिस्ट। अब देखो लेफ्ट में हमेशा याद रखना, लेफ्ट लोग वो कौन से लोग थे जो ये चाह रहे थे कि भाई ना उन पुराने एक टाइप से ऐसी चीजों पर रहें जो इंडियन सोसाइटी में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं। ओके? और राइटिस्ट वाले कौन से थे जो चाह रहे थे कैपिटलिस्ट, मतलब चेंज कर दो सोसाइटी को एक टाइप से। राइट? तो इन्हीं दो कॉन्ट्राडिक्शंस की बात कर रहा है इस पैराग्राफ में ऑथर। फाइन। अब सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इफ द ऑथर इज करेक्ट, व्हाई इज इट दैट द कांग्रेस वाज परस्यूइंग दिस पॉलिसी, वाज इट रिलेटेड टू द नेचर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी। यानी अगर ऑथर करेक्ट है तो ऐसा क्या था, व्हाई इज इट दैट कांग्रेस वाज परस्यूइंग, तो फिर कांग्रेस इस पॉलिसी को परस्यू क्यों कर रही थी। वाज इट इज रिलेटेड, क्या ऐसा इसका नेचर जो था वो ऑपोजिशन पार्टी से रिलेटेड था। सो अब देखो क्या होगा, Congress was trying to create an atmosphere of sound debate in the society about the economic model of development that India should adopt. Right? अब देखो क्यों हो रहा था ऐसा, सोच के देखो। कुछ लोग कांग्रेस में ही चाह रहे हैं कि कैपिटलिस्ट को फॉलो करें, कुछ लोग कांग्रेस में ही चाह रहे हैं कि हम सोशलिस्ट को फॉलो करें। राइट? तो एक्चुअल में वो लोग चाहते क्या थे, वो सारी चीजों का ब्लेम अपने ऊपर नहीं लेना चाहते थे कि हमने ऐसा बोल दिया।
they wanted to know the interest of the people also. They wanted to listen the view of opposition also, ताकि वो एक्चुअल में पता कर सके कि लोगों के माइंड में चल क्या रहा है, राइट? So Congress, what was trying to do, it was trying to create an atmosphere of sound debate in the society. किसके रिगार्डिंग? कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कौन सा होना चाहिए जो कांग्रेस अडॉप्ट करेगी. और उसके अलावा इट वांटेड टू लिसन टू द व्यू ऑफ अपोजिशन, ये अपोजिशन का व्यू भी सुनना चाहती थी, एज वेल टू शो इट्स कमिटमेंट टुवर्ड्स डेमोक्रेसी. और क्यों? क्योंकि कांग्रेस दिखाना चाहती थी कि वी आर कमिटेड टुवर्ड्स डेमोक्रेसी. इसीलिए वो क्या चाहते थे कि अपोजिशन के व्यूज को भी सुनना चाहते थे. फाइन, क्लियर टू ऑल? After that, last question is this: was there also a contradiction between the central leadership of the Congress party and its state level leaders? क्या सेंटर और स्टेट में भी कोई कॉन्ट्राडिक्शन आपको देखने को मिलता है? कोई कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं? हमने पढ़ा था ना कि डिफरेंट व्यूज थे, है ना? स्टेट में भी कुछ लोग अलग चाह रहे थे, सेंटर में भी कुछ लोग अलग चाह रहे थे. So this thing is completely correct. There were different views among the party leaders in the central and state as well. दोनों जगह पे डिफरेंट व्यूज थे. एवरी स्टेट वाज सपोर्टिंग द इकोनॉमिक मॉडल विच वाज सूटेबल फॉर देयर ग्रोथ, राइट? हमने ओडिशा के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था ना कि गवर्नमेंट कुछ और चाह रही थी, ट्राइबल पीपल कुछ और चाह रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और चाह रही थी. तो आइडियाज अलग अलग क्यों थे? क्योंकि हर स्टेट ये चाह रहा था कि वही मॉडल इंप्लीमेंट होना चाहिए जो हमारी पोजिशन के अकॉर्डिंग सही है, हमारी ग्रोथ के लिए बेटर है. इट इज ऑब्वियस टू हैव कॉन्ट्राडिक्शन इन दिस मैटर. और ये बिल्कुल ऑब्वियस बात है, बिल्कुल कॉमन थिंग है कि कॉन्ट्राडिक्शन तो होंगे ही होंगे. क्यों होंगे? क्योंकि जब हर कोई अपने अपने इंटरेस्ट के लिए फाइट करेगा, अपने अपने इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा, तो दैट इज डेफिनेटली कि वहां पर प्रॉब्लम्स जनरेट होंगी ही होंगी. एंड दैट्स व्हाई वी आर एबल टू से दैट यस दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली करेक्ट, कि वहां पे हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलता है सेंट्रल लीडरशिप ऑफ कांग्रेस में और जो स्टेट लेवल पर इसके लीडर्स थे उनमें, राइट? So this was the whole exercise part. We are able to finish it off. Okay, I hope every question is completely clear to all of you, and you are not able to just answer the question, but you are able to explain them rationally. If you have understood the chapter completely, you are able to explain everything in a rational manner, right? Hope every single term, every single question is completely clear to all of you. If you are having any kind of doubts and query, feel free to ask your question in comment section. From next video, we are going to start next chapter of the same book. Okay, till then, keep learning, stay connected. Thank you. Thanks a lot.